हाँ, सो वेलकम गाइस। अब हम लोग का SPM सेट सी पेपर 9 फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट ICI मटेरियल का चैप्टर 6 बॉन्ड मार्केट, ठीक है, चैप्टर 5 तक का हो गया है। बॉन्ड मार्केट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एकदम एग्जाम में आया था वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कुछ वैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखो, ये कर्व जो है ये इधर प्राइस होता है, इधर यील्ड होता है, इतना जानना है। और ये हम लोग को पता है ये फार्मूला, जिसमें से अगर कोई हम लोग को यील्ड निकालना है तो इंटरेस्ट दिए रखा है, फेस वैल्यू दे रखा है, तो इंटरेस्ट बाय P0 इंटू 100 होता है। P0 अगर प्राइस चेंज होते जाएगा तो हर जगह प्राइस हम लोग चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये रेट निकल जाएगी। ये हम लोग को पता है, इससे हार्ड वाला ऊपर में कर लिए। तो यील्ड टू मैच्योरिटी में ये हम लोग को वही सेम फॉर्मूला YTM मेथड से निकालना है। इसमें ऐसे 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 फार्मूला मैं बता देती हूँ। यहाँ से YTM में ये पढ़ लेना, ये वाला एग्जाम में था। इंटरेस्ट हम ऐसे शॉर्टकट में यहाँ हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, हम लोग इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू, फिर इनमें होल डिवाइडेड बाय n, फिर इनका कंप्लीट डिवीज़न होता है। कंप्लीट डिवीज़न में कैसे दूं, फिर ये होता है हम लोग का होता है ठीक है, नहीं हो रहा। होल डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस परचेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 एवरेजिंग। ये देखो, एनुअल कूपन रेट प्लस डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। फेस वैल्यू मतलब इसको अज्यूम कर रहा है कि फेस वैल्यू पे ही ये रिडीम हो रहा है, और मार्केट वैल्यू मतलब परचेज प्राइस, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग ईयर टू मैच्योरिटी, जितना साल मैच्योर होने के बचा वो, होल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड डिवाइडेड बाय 2 एवरेजिंग करना है, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन है। 100 उसका फेस वैल्यू है, 98 उसका करंट मार्केट प्राइस है, और बॉन्ड 5 ईयर के लिए है, और 10% कूपन रेट ऑफ 100 ईच विच इज़ ₹10। ये कैलकुलेट करके दे रखा है। देखो, सिर्फ ये देगा और ये 5 ईयर देगा। बस तुमको निकालने बोलेगा कि हम लोग को YTM मेथड से यील्ड निकालना है। तो हम लोग को क्या करना है, फेस वैल्यू ये है। अब 1 साल का इंटरेस्ट लेना है ना, तो 10% ऑफ 100 10, फिर फेस वैल्यू 100 माइनस 98 मार्केट वैल्यू दिया था, डिवाइडेड बाय 5 n मतलब 5, फिर ये पूरा का होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कैलकुलेट करके आएगा 10.5। सेम एक और एग्जांपल है, इसको नहीं करना है, कर लेना, मतलब मेरे को नहीं बताना। हाँ, ये कर्व वाले से 1 मार्क्स का था। हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कर्व वाला क्वेश्चन, और हाँ मेरे को लगता है कि ये बता देना चाहिए। देखो, याद कैसे रहेगा, समझ के कैसे लेना है, मैं बता देती हूँ कर्व वाला कैसे समझना है। नॉर्मल यील्ड कर्व 5 कर्व है, पांच कर्व है, जिसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म, अगर अच्छा रहा तो 2 क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क्स का। तो नॉर्मल यील्ड कर्व में है ये, इसका स्लोपिंग देखो अपवर्ड है, इधर यील्ड है इधर मैच्योरिटी है, इसका स्लोपिंग अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसको याद करना है क्या, द नॉर्मल अपवर्ड स्लोपिंग कर्व इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कर्व इन द नॉर्मल यील्ड। नॉर्मल है और नॉर्मल अपवर्ड की तरफ होता ही है, ये हम लोग बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से समझना है। जैसे मैं याद कर पाई थी इसको इस तरीके से, इट रिप्रेजेंट अ मार्केट सिचुएशन वेयर द इंटरेस्ट रेट्स फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर हायर देन द शॉर्ट टर्म। लंबे समय के लिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है शॉर्ट टर्म से, और इसका अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। बस, तो नॉर्मली ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है कोई भी कर्व का, तो ये नॉर्मल यील्ड कर्व हो गया। दूसरे वाले में क्या है, इन्वर्टेड यील्ड कर्व। अब नॉर्मल से उल्टा कर दो, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। सेम यील्ड इधर मैच्योरिटी है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। एन इन्वर्टेड डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इज एन अनयूजुअल टाइप ऑफ कर्व। ये यूजुअली ऐसा होता नहीं, तो ये अनयूजुअल टाइप, और यूजुअल होगा तो नॉर्मल वाला। इट रिप्रेजेंट अ मार्केट सिचुएशन वेयर द इंटरेस्ट रेट फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर लोअर दैन द शॉर्ट टर्म बॉन्ड। इसमें लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कम है शॉर्ट टर्म से, शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। तो ये एकदम नॉर्मल वाले से उल्टा कर दो तो इन्वर्टेड यील्ड कर्व,
ठीक है, तो ये याद होना चाहिए, कोई सा भी वहाँ पूछ रहा है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है इन्वर्टेड वाला का, और एक और है नीचे मैं बता रही हूँ, ज़्यादा चांस है इन्वर्टेड का, फ्लैट का नहीं, ये हम्प्ड का, तो मैं बता देती हूँ। तो अब थर्ड वन है स्टीप यील्ड कर्व। तो स्टीप यील्ड कर्व में क्या है, एक स्टेप और बना दो, पहले एक नॉर्मल अपवर्ड पढ़ के आए अभी हम लोग, इसका एक और स्टेप बना हुआ रहेगा बस। और ये एक ना टेम्परेरी सेन में आता है ऐसा सिचुएशन, देखना, अ स्टीप कर्व रिप्रेजेंट अ टेम्परेरी सेंस इन इकोनॉमिक expansion where the long term yields increases quicker than short term yield। यही quicker than short term yield का वहाँ पे टर्म लिखा हुआ रहेगा, ये वर्ड यूज़ करेगा वो लोग, तो हम लोग को स्टीप यील्ड कर्व टिक करके आना। फोर्थ सबसे आसान, फ्लैट यील्ड कर्व, एकदम स्ट्रेट, देखो ये येलो का कर्व एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगा, देखो। अ फ्लैट कर्व इज नॉर्मली एसोसिएटेड विद अ ट्रांजिस्टरी चेंजेस बिटवीन द नॉर्मल एंड इन्वर्टेड कर्व। इट रिप्रेजेंट अ मार्केट सिचुएशन वेयर द यील्ड फ्रॉम ऑल द मेच्योरिटीज बिकम सिमिलर। हर टाइम एक ही जैसा रहेगा, तो ये अपने समझ को लेना है। अब है फिफ्थ वाला हम्प्ड यील्ड कर्व। हम्प्ड यील्ड कर्व में ना एक कुछ अजीब टाइप करेगा, इसमें क्या है, मिडिल टर्म में ना, मिडिल में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा हमारा लॉन्ग टर्म से भी और शॉर्ट टर्म से भी, इसको पढ़ लो। अ हम्प्ड कर्व कॉल्ड अ बेल शेप कर्व्ड, ठीक है, इज अ रेयर सिचुएशन वेयर मीडियम टर्म यील्ड आर हायर दैन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ऐसा मीडियम टर्म का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं आया था क्वेश्चन में, मीडियम टर्म जहाँ दिख जाएगा हम्प्ड यील्ड कर्व मार के आ जाना। अब 5 कर्व मैं याद करा देती हूँ। नॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, उसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है शॉर्ट टर्म से। सेकेंड वन है इन्वर्टेड, जस्ट नॉर्मल का अपोजिट, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म में कम होता है शॉर्ट टर्म से। थर्ड हम लोग पढ़े स्टीप, एक स्टेप बना रहेगा स्टीप कर्व, वो हमारा इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए होता है, वो यूजुअली वैसा होता नहीं है, उसके लिए देखे थे, ठीक है। फोर्थ में हम लोग देखे फ्लैट, जिसका हर टाइम एक जैसा सिमिलर रहेगा। फिफ्थ में देखे हम्प्ड कर्व, जो बेल शेप का होगा, और जिसका मीडियम टर्म का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से। क्लियर, आगे बढ़ते। इधर वन लाइनर कुछ नहीं है, वन लाइनर जीरो कूपन का एक बार पढ़ लेना है। जीरो कूपन, हाँ देखो इसमें क्या है, जीरो कूपन इशू होता है डिस्काउंट पे, ये वाला एग्जाम में था, कहाँ गया, हाँ ये वाला एग्जाम में था। जीरो कूपन आर इशूड एट डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू बट रिडीम एट अ फेस वैल्यू, रिडीम पर फेस वैल्यू पे होगा, ये लाइन वहाँ पे था, तो इसको पढ़ लेने का है। जीरो कूपन में अ जीरो कूपन बॉन्ड पे नो पीरियोडिक इनकम, द ओनली कैश इनफ्लो इज द पार वैल्यू एट मेच्योरिटी, मेच्योरिटी पे फेस वैल्यू पे ये रिडीम होगा। हो गया दो लाइन, इस दोनों लाइन को मिला के एक क्वेश्चन वो लोग बना रहा है। कॉलेबल एंड पुटेबल बॉन्ड, इसको रीड करते। कॉलेबल बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड ऑल्सो नोन एज रिडीमेबल बॉन्ड गिव्स इट्स इशूअर द ऑप्शन बट नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिडीम द बॉन्ड बिफोर इट्स मेच्योरिटी। ये एक ऑप्शन दिया गया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इशूअर को कि अपना बॉन्ड को रिडीम कर ले मेच्योरिटी से पहले, लेकिन उसके पास ऑप्शन है, वो चाहता है तो कर सकता है। अ बॉन्ड हैविंग एन इनबिल्ट कॉल ऑप्शन इज कॉल्ड कॉलेबल बॉन्ड। ये ऑप्शन शुरू से ही रहता है, जब फर्स्ट टाइम इशू होता है ना तभी इनबिल्ट ही ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, कर सकते हैं इसको अवेल्ड। पुटेबल बॉन्ड, अ debt instrument containing an integrated put option is called a putable bond. The put option features gives the bondholder the ability to compel the issuer to repay the principal early, but it does not impose any obligation. पुटेबल बॉन्ड में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, इसमें भी एक तरीके का ऑप्शन ही समझ सकते हैं कि एक ऑप्शन दिया गया है कि पहले उसका प्रिंसिपल को अर्ली रिपेमेंट कर दिया जाए, कर सकते हैं, ये ऐसा ऑप्शन ऑब्लिगेशन नहीं है कि करना ही करना है, ऐसा नहीं है। जंक बॉन्ड का क्वेश्चन नहीं था, कोई फ़ायदा नहीं है, ये टर्म देखना है तो देख लो। रिस्क इन बॉन्ड, इन्फ्लेशन रिस्क है, परचेजिंग पावर रिस्क है, इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, मार्केट रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क। एक क्वेश्चन सिस्टमैटिक रिस्क का था ऑप्शन में, देख लेंगे एमसीक्यू में। डिफ़ॉल्ट रिस्क है, रेटिंग रिस्क है, री प्राइसिंग रिस्क, एक्सचेंज रिस्क, रेट रिस्क। उसके बाद
उसके बाद है कॉरपोरेट बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड नहीं, गवर्नमेंट बॉन्ड, हाँ गवर्नमेंट बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। इंसेंटिव्स फॉर परचेजिंग गवर्नमेंट और सॉवरेन बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड को सॉवरेन बॉन्ड्स भी कहते हैं, इंक्लूडिंग पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स टुगेदर विद द पेमेंट ऑफ द फेस वैल्यू सोन ऑन द बॉन्ड certificate on the designated maturity date. For conservative investors, government bonds are appealing because of this features. Sovereign debt bonds are often regarded as the least hazardous kind of bond because their backing comes from a government with the authority to impose taxes on its people or create new money to make the payments. म्युनिसिपल बॉन्ड नहीं, इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड नहीं, नहीं, बॉन्ड मार्केट स्ट्रैटेजी, हाँ 3 स्ट्रैटेजी है, एक्टिव स्ट्रैटेजी, पैसिव स्ट्रैटेजीज और हाइब्रिड स्ट्रैटेजी। हाइब्रिड में बोथ होगा, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में है जनरेट लार्जर रिटर्न्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। पैसिव स्ट्रैटेजीज में है investor who use the passive strategies would rather hold into their bonds until they mature. bond market index नहीं, ये स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट का डिफरेंस देखना है। इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक मार्केट में शेयर्स में, बॉन्ड में, लोन में या डिवेंचर में कह सकते हैं। रिस्क इन्वॉल्व होता है, ज़्यादा रिस्क होता है देन डेट, इसमें लेस रिस्की होता है। रीप हायर रिटर्न्स, लो रिटर्न्स, डिविडेंड्स मिलता है इसमें रिटर्न के रूप। अर्निंग क्या होता है इक्विटी का, शेयर्स का डिविडेंड होता है, इसमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। वोलेटिलिटी, मोर वोलेटाइल देन डेट मार्केट, लेस वोलेटाइल। हाँ इससे क्वेश्चन था। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल बॉन्ड रेटिंग एज वन ऑफ द 3 nationally recognized statistical rating organization certified by the US Security and Exchange Commission, Standard and Poor is the oldest credit rating organization. ठीक है, ये क्रेडिट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशंस कवर ओवर मिलियन क्रेडिट रेटिंग्स फॉर सिक्योरिटीज, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड. S&P offers bond rating for both the short term and long term. The evaluation of securities default probability is the primary objective of the SP and credit rating. इसका एक क्वेश्चन था, पढ़ लेना। और हाँ देखो, the bond issued by central government, state government and corporate body are respectively named. central government का मैं बताई थी sovereign bond, state government का state bond, corporate body का corporate bond. Whether the required yield on the bond falls below its coupon rate, the bond sell at a premium. Default risk is lower to गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लोअर इन गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड में डिफॉल्ट रिस्क लोअर होता है। फिर भी ऑप्शन में देख लेती हूँ, 3 का ऑप्शन है हमारा, 3 का ऑप्शन है ए, 3 का ऑप्शन ए, पता नहीं तब कन्फ्यूज़न है, देख लेना। 3 का ऑप्शन हमारा ट्रेजरी बिल दे रहा है, बट हमारे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बॉन्ड होना चाहिए। बॉन्ड्स आर एन अट्रैक्टिव from form of investment. Which of the following statement is false? The false statement क्या है? the longer the time to maturity the less sensitive. नहीं, जिसका maturity ज़्यादा है तो वो high sensitive to the market price of the bond becomes to changes in the prevailing market rates. तो यही statement गलत है। Corporate bonds are less marketable than money market instrument and corporate equities because corporate bond less marketable है money market से। तो corporate bond are long term security which tends to be riskier and less marketable. Which of the place new stock and bonds are created and sold? प्राइमरी मार्केट में पहली बार, और नया स्टॉक को कहाँ पे करते हैं? तो प्राइमरी मार्केट में सोल्ड करते हैं। Government security with a period of more than 1 year are called government bond. The call option for value of callable bond is likely to be high when interest rate are volatile. Which of the following is a measure of interest sensitive bond? तो ये इसका ड्यूरेशन आंसर है। 9 का भी देख लेते, कंफ्यूजिंग आंसर आ रहा है। 9 का ए, ड्यूरेशन ही आंसर था। ठीक है, 9 का ए हो गया। 10 का Which among the following financial instrument is dealt with the primary dealer government securities? Irredeemable bond is also known as perpetual bond.
जो रिडीम नहीं होगा वो परपेचुअल बॉन्ड हमेशा के लिए चलता रहेगा। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स कैरी वेरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्लोट कर रहा है तो इंटरेस्ट वैरी करेगा। व्हेन द रिस्क परसेप्शन इज हाई इन्वेस्टर प्रीफर्स टू गेट द बॉन्ड एट रिड्यूस रेट, रिस्क ज़्यादा है तो रेट रिड्यूस पे उसको प्रीफर करेगा। इफ़ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ बॉन्ड इज मोर इन्वेस्टर प्रीफर हायर रिटर्न, ज़्यादा समय के लिए है तो इन्वेस्टर चाहेगा कि उनको रिटर्न ज़्यादा मिले। इन इंटरेस्ट रेट दैट एवरी बॉन्ड डिबेंचर कैरी ऑन इट्स फेस वैल्यू एंड इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इशू इज कॉल्ड कूपन रेट। ठीक है, ये कूपन रेट वाला एक एग्जाम में था। मार्केटेबिलिटी रिस्क ऑफ बॉन्ड इज वेरिएशन इन रिटर्न कॉज बाय डिफिकल्टी इन सेलिंग स्टॉक्स। बॉन्ड्स इशू एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड प्रायर टू इट्स मेच्योरिटी इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, इशू डिस्काउंट पे होगा लेकिन रिडीम जब मेच्योरिटी पीरियड पे रिडीम होगा तो फेस वैल्यू पे होगा और मेच्योरिटी पहले भी हो सकता है, उसके जितना टाइम था उससे पहले, तो ये जीरो कूपन बॉन्ड है। अ बॉन्ड दैट कैन रिडीम प्रायर टू इट्स मेच्योरिटी इज कॉल्ड कॉलेबल बॉन्ड। ये था उसके पास ऑप्शन बट ये ऑब्लिगेशन नहीं था। इधर में है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो ऊपर डिस्कस किए वही सब है और ऑप्शन से टिक कर लेना तुम लोग सब। और ये सारा ये वाला क्वेश्चन था, ये डिस्कस कर लिए हैं, ये डिस्कस कर लिए हैं YTM से, तो ऑलमोस्ट हो गया है, बन जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो को एंड करते। इसको मैं बता दूँ क्या, ये वाले को 22A का ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो 1 to 5 ईयर में उसका इंटरेस्ट वाला को लेना है कैश फ्लो में और उसके पूरे 5 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर को टोटल करके मल्टीप्लाई करना, और लास्ट वाले जो रिडीम वाला वैल्यू रहेगा, जैसे कि इसको प्रीमियम पे रिडीम कर रहा होगा 100 रुपये के फेस वैल्यू का 112 पे कर रहा है, क्वेश्चन भी दिखाते हैं, और ये उसका 5th ईयर में कितना उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर तो उससे मल्टीप्लाई करके ये दोनों वैल्यू को जोड़ना है। तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 22 का है ना, 22 का क्वेश्चन बीच में मिलेगा हम लोग को, देखते हैं 22 कोई तो क्वेश्चन होगा 22 का ए दे रहा है, अच्छा सॉरी MCQ का 22 का ए। अब समझ आया क्यों टिक नहीं किया बता। ये देखो ये दे रखा है ना, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10% बॉन्ड इशू एट अ कंपनीज 100 द बॉन्ड आर रिडीमेबल एट अमाउंट ही दे रखा है, या फिर बोल देता 12% इन प्रीमियम, एट प्रीमियम 12%, तो इसका 12% 12 भी आता, ये अमाउंट दे रखा है तो अच्छा है। तो रिडीमेबल वैल्यू ये है, फेस वैल्यू ये है, इसका कूपन रेट 10% है, तो मतलब इंटरेस्ट रेट 10% है, और 5 ईयर के लिए द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या होगा इफ़ रिक्वायर्ड रेट ऑफ यील्ड इज़ 5%, तो 5% हम लोग का डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है, 10% इंटरेस्ट इसका 10 आएगा, और 1 से 5 ये बता रहे थे ना 22 कर लो, अब देख लो ये रहा, ये है 10 रुपीज़ उसका इंटरेस्ट, तो उसका 5 साल का क्या उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर है उसको टोटल करके ग्रैंड टोटल करके लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिए, फिर उसका 5th ईयर में रिडेम्पशन वैल्यू क्या था 112 क्वेश्चन में दे रखा था, और 5th ईयर में क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 5% से, फिर ये वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को, तो ये दोनों टोटल करेंगे तो ये हमारा वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ गया। चलो ये इंपॉर्टेंट था, चलो करते बाय बाय।